हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इस टॉपिक के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में बात की थी और वहाँ पर हमने जाना था कि प्लास्टिक के कौन कौन से गुणधर्म हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद में अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा प्लास्टिक के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, या हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक के उपयोगों के बारे में। तो हम लिख सकते हैं प्लास्टिक के महत्वपूर्ण तथ्य, या हम कह सकते हैं प्लास्टिक के महत्वपूर्ण उपयोगों के बारे में। तो उपयोगों के बारे में हम सबसे पहला जो उपयोग है वो जानेंगे, स्वास्थ्य देखभाल में कैसे उपयोग किया जाता है प्लास्टिक का। तो पहला हेडिंग है स्वास्थ्य देखभाल में उपयोग। स्वास्थ्य देखभाल का मतलब हो गया कि मेडिकल से रिलेटेड इसका क्या उपयोग है। तो देखिए, जैसे दवा की गोलियां हैं, टिकियों के पैक करने में, टिकियां जो पैक करते हैं उसमें, दवा की गोलियां बनाने में, और घावों को सीने वाले धागे भी प्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। चिकित्सकों के दस्ताने बनाने में भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार स्वास्थ्य देखभाल में हम लिख सकते हैं कि दवा की गोलियां, दवा की गोलियों के बाद हम लिख सकते हैं घावों को सीने वाले धागे, और इसके साथ ही डॉक्टर्स के, चिकित्सकों के जो दस्ताने होते हैं वो बनाने में भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। चिकित्सकों के दस्ताने बनाने में। तो दवा की गोलियां बनाने में, घावों को सीने वाले जो धागे होते हैं यानी टांके लगाने में, और चिकित्सकों के दस्ताने बनाने में। देखो, दवा की गोलियां पैकिंग करने में किया जाता है। दवा की गोलियों की जो पैकिंग होती है वो पैक करने के लिए ही प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। दूसरा देखते हैं, माइक्रोवेव ओवन जो होता है, माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में क्या किया जाता है, भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक के पात्र, भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक के पात्र बनाने में माइक्रोवेव जो है
माइक्रोवेव में भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्रकार के प्लास्टिक के पात्र बनाए जाते हैं। तो प्लास्टिक के पात्र बनाने में ही किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। अगला हम देखते हैं, टेफ्लॉन नाम से एक प्लास्टिक है जो विशिष्ट प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। तो हम लिख सकते हैं टेफ्लॉन क्या है? एक विशिष्ट प्लास्टिक है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है और इस विशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि इस पर जो तेल और जल होता है वो चिपकता नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इस पर तेल व जल चिपकता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग बर्तनों में किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन का उपयोग भोजन के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने में भी किया जाता है। भोजन के पात्रों में न चिपकने वाली प्लास्टिक के रूप में यूज किया जाता है। भोजन के पात्रों में न चिपकने वाली प्लास्टिक के रूप में या न चिपकने वाली परत लगाने के लिए, न चिपकने वाली परत चढ़ाने में, या हम लिख सकते हैं परत लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी टेफ्लॉन की सहायता से हम भोजन के पात्रों पर न चिपकने वाली प्लास्टिक को हम सेट कर सकते हैं। अगला आता है अग्निसह प्लास्टिक। अग्निसह प्लास्टिक। अग्निसह प्लास्टिक का मतलब है कि आग सहन करने वाले, आग को सहन करने वाले उपकरणों में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं, फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने जो परिधान होते हैं, हाथों में दस्ताने और पैरों के जो जूते होते हैं, वो अग्निसह प्लास्टिक के बने होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान जो होते हैं, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों में किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? तो वो प्लास्टिक है मेलामाइन प्लास्टिक। मेलामाइन का यूज किया जाता है। आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों के परिधानों में, परिधान जो उनके दस्ताने या जूते जो होते हैं, उनमें किसका उपयोग किया जाता है? मेलामाइन का उपयोग किया जाता है। और मेलामाइन कैसा प्लास्टिक है? अग्निरोधक प्लास्टिक है। ध्यान रखिए, मेलामाइन जो है अग्निरोधक प्लास्टिक है। तो इस प्रकार प्लास्टिक के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उपयोग हैं, उनके बारे में हमने बात की है। देखिए, प्लास्टिक का जो महत्वपूर्ण तथ्य या उपयोग है, हम पहला देखते हैं स्वास्थ्य देखभाल में। दवा की गोलियां जो होती है उनको पैक करने में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। और घावों को सीने वाले धागे जो होते हैं, जिनसे हम टाँके लगाते हैं, डॉक्टर द्वारा जिनके टाँके लगाए जाते हैं, तो टाँके लगाने में
जिन धागों का उपयोग किया जाता है वो धागे भी प्लास्टिक के बने होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि चिकित्सक जो होते हैं हाथ में दस्ताने पहनते हैं, वो दस्ताने भी किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। माइक्रोवेव ओवन जो होता है उसमें भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, भोजन पकाने के पात्र बनाने के लिए। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है। इसकी विशिष्ट क्यों कहा है इसको विशिष्ट इसलिए कहा है क्योंकि इस पर तेल व जल चिपकता नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि टेफ्लॉन जो है भोजन के पात्रों में न चिपकने वाली प्लास्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी न चिपकने वाली प्लास्टिक की परत इन बर्तनों पर चढ़ाई जाती है। अगला हम देखते हैं अग्निसह प्लास्टिक। नाम से ही पता चल रहा है कि अग्नि को सहन करने वाला प्लास्टिक। तो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं, फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं, उनमें उन परिधानों में उनके जो परिधान होते हैं उनमें क्या होता है? मेलामाइन नामक प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। और मेलामाइन नामक प्लास्टिक जो है क्या है? अग्निरोधक है, अग्निसह प्लास्टिक है। अग्निरोधक भी हम कह सकते हैं, अग्निसह भी कह सकते हैं। अग्निसह का मतलब होता है अग्नि को सहन करने वाला, और अग्निरोधक का मतलब हो गया अग्नि को या अग्नि के प्रभाव को रोकने वाला, कम करने वाला। तो इस प्रकार प्लास्टिक के महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण में क्या संबंध है। अब बात करते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में कि प्लास्टिक का पर्यावरण में किस प्रकार उपयोग होता है, कौन कौन से इसके हानिकारक प्रभाव हैं, क्या प्लास्टिक पर्यावरण को प्रदूषित करने में शामिल है। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में। तो हमारी अगली हेडिंग होगी प्लास्टिक एवं पर्यावरण, यानी प्लास्टिक और पर्यावरण एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। प्लास्टिक और पर्यावरण एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? क्या प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है या लाभदायक है? अगर हानिकारक हैं तो प्लास्टिक पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है, ये भी हमें जानना होगा। तो पर्यावरण में प्रत्येक पदार्थ जो होता है, अधिकतर पदार्थों का क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता है। तो इनके निस्तारण के लिए कुछ विधियां अपनाई जाती है। तो पदार्थों का, जो प्लास्टिक के पदार्थ हैं या अन्य जो भी पदार्थ हैं, तो अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण या निपटान के आधार पर हम पदार्थों को दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। तो लिखेंगे पदार्थों के निस्तारण पदार्थों के निस्तारण या निपटान के आधार पर हम कह सकते हैं कि पदार्थ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। देखिए, पदार्थों के निपटान और निस्तारण के आधार पर पदार्थों को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं जैव निम्नीकरणीय और एक होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय। तो इधर तो लिख देता हूं मैं जैव निम्नीकरणीय, और इधर लिखेंगे हम जैव अनिम्नीकरणीय। क्या होते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और क्या होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ,
इनके बारे में अभी हम देखेंगे। तो देखिए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो होते हैं ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जैविक प्रक्रमों से अपघटन किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों से अपघटित हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों से अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। अगर जैव अनिम्नीकरणीय की अगर हम बात करें तो देखिए, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो होंगे इसके जस्ट विपरीत हो जाएंगे कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों से अपघटित नहीं होते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाएंगे। लिख सकते हैं हम कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों से अपघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि जब जैविक पदार्थों का या जैविक प्रक्रमों के द्वारा पदार्थों का अपघटन होता है तो क्या होता है। उस स्थिति में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो जीवाणु क्या करते हैं, एंजाइम का स्राव करते हैं। जैव निम्नीकरणीय जब अपघटन की प्रक्रिया होती है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में जब अपघटन की प्रक्रिया होती है तो अपघटन की प्रक्रिया में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम का स्राव करते हैं। जीवाणु क्या करते हैं, एंजाइम का स्राव करते हैं और ये एंजाइम जो होते हैं ना, क्या करते हैं, पदार्थ को सरल अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं। पदार्थ को क्या करते हैं, सरल अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं और सरल अणुओं में परिवर्तित करने पर क्या हो जाता है, इनका अपघटन हो जाता है। इसके उदाहरणों की अगर हम बात करें तो जैविक खाद और गोबर इसके उदाहरण हो जाएंगे। जैविक खाद और गोबर, सड़ी गली पत्तियां भी हम इसके उदाहरण लिख सकते हैं। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो हैं उनका क्या होता है, जैविक प्रक्रमों के द्वारा अपघटन नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं प्लास्टिक, पॉलीथीन और धातु। प्लास्टिक, पॉलीथीन एवं धातु। यानी प्लास्टिक, पॉलीथीन और धातु जैसे जो पदार्थ हैं इनका क्या होता है, अपघटन नहीं होता है और अपघटन नहीं होने के कारण ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों से अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों के उदाहरण जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न अधिकतर उदाहरणों से पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो हैं उनका अपघटन कैसे होता है, तो वो भी आपको याद रखना है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ उनका जब जैविक प्रक्रमों से अपघटन होता है तो अपघटन में कुछ जीवाणु शामिल होते हैं। वो जीवाणु क्या करते हैं, एंजाइम का स्राव करते हैं और ये एंजाइम जो सरल अणु होते हैं उनको, जो जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में परिवर्तित कर देता है और इस प्रकार अपघटन की प्रक्रिया हो जाती है। उदाहरण की बात करें तो जैविक खाद जो होती है वो और गोबर, ये दोनों उदाहरण जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के हैं।
हम घास फूस पेड़ पौधों की पत्तियां ये भी इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि सड़ने गलने पर उनका भी अपघटन हो जाता है। यानी हमें याद ये रखना है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की श्रेणी में उन पदार्थों को रखा जाएगा जिनका जैविक प्रक्रमों द्वारा क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। मुख्य बात यह है अपघटन होता है, और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो हैं उनका जैविक प्रक्रमों से अपघटन नहीं होता है। इसमें अपघटन होता है, इसमें अपघटन नहीं होता है। उदाहरण तो आप लोग कैसे भी याद रख सकते हैं, जैसे उदाहरण तो आप लोग खुद भी बता दोगे कि जिनका अपघटन हो जाता है वो जैव निम्नीकरणीय में आ जाते हैं, और जिनका अपघटन नहीं होता है जैव अनिम्नीकरणीय में आ जाते हैं। इस प्रकार पर्यावरण और प्लास्टिक का जो संबंध है उस आधार पर पदार्थों का जो निस्तारण या निपटान है उसके आधार पर पदार्थों को हमने दो भागों में बांटा है, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। अब हम कुछ अपशिष्टों के प्रकार, उनके अपघ्रासित होने में लगने वाला लगभग समय और उस पदार्थ की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले आता है सब्जी और फलों के छिलके और बचा हुआ भोजन आदि। अगर इनके अपघ्रासित होने के समय की बात करें तो 1 से 2 सप्ताह इनका अपघ्रासित होने का समय लगता है, और इन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है। कागज़ की अगर हम बात करें तो 10 से 30 दिन में यह अपघ्रासित हो जाता है और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की श्रेणी में आता है। सूती कपड़ा की अगर हम बात करें तो 2 से 5 माह तक के समय में अपघ्रासित होता है और जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की श्रेणी में आता है। लकड़ी की अगर हम बात करें तो 10 से 15 वर्ष इसको अपघ्रासित होने में लग जाते हैं और जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। ऊनी वस्त्र की अगर हम बात करें तो लगभग 1 वर्ष इनको अपघ्रासित होने में लगता है और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बों की अगर हम बात करें तो ये अपघ्रासित होने में लगभग 100 से 500 वर्ष का समय लेते हैं, और इसीलिए इन पदार्थों की प्रकृति जैव अनिम्नीकरणीय के अंतर्गत आती है। यानी इन पदार्थों को जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद में आता है प्लास्टिक की थैलियाँ। यानी प्लास्टिक की थैलियाँ जो है इनको अपघ्रासित होने में जो समय लगता है वो कई वर्ष होता है। अर्थात ऊपर हमने देखा है कि जो धातु है उनको अपघ्रासित होने में 100 से 500 वर्ष का समय लग जाता है, तो प्लास्टिक को तो इससे कहीं अधिक गुना समय लगेगा, क्योंकि हमने देखा था कि धातु जो हैं जल और वायु से क्रिया करके और उनके ऑक्साइड बना के और अपघ्रासित हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक जल और वायु से क्रिया नहीं करता है, इसलिए ये अपघ्रासित होने में बहुत ज़्यादा समय लेगा। इसीलिए प्लास्टिक की थैलियों को जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार इस सारणी में हमने कुछ अपशिष्टों के प्रकार अर्थात उनके नाम और उनके अपघ्रासित होने में लगने वाला जो समय है वो, और उस पदार्थ को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है, जैव निम्नीकरणीय या जैव अनिम्नीकरणीय, तो ये हमने जाना है। इस प्रकार प्लास्टिक और पर्यावरण का जो संबंध है वो होता है कंप्लीट, और इसी के आधार पर जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की प्रकृति, उनके अपघ्रासित होने में लगने वाला समय और पदार्थों के प्रकार की हमने जानकारी प्राप्त की है। इस प्रकार आज की क्लास में हमने प्लास्टिक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और प्लास्टिक के कुछ मुख्य गुणों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। इसके बाद में हमने बात की थी प्लास्टिक और पर्यावरण का जो संबंध है उसके बारे में, और अंत में हमने बात की है पदार्थ की प्रकृति के आधार पर जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में, और अंत में इस सारणी के द्वारा हमने अपशिष्टों के प्रकार, अपघ्रासित होने में लगा समय और उनकी प्रकृति के बारे में जाना। इस प्रकार
आज की क्लास को हम करते हैं यहीं समाप्त। नेक्स्ट क्लास में प्लास्टिक से रिलेटेड और तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.